हेलो हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग माइक टेस्टिंग माइक टेस्टिंग। क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? माइक टेस्टिंग माइक टेस्टिंग माइक टेस्टिंग। क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हेलो 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 हेलो। क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है भाइयों बहनों? चालू है क्या? हो गया? बढ़िया है। ये पंखे की आवाज आ रही होगी ना यहाँ से? ठीक है, बढ़िया। एयर फ्रेशनर ले लेना एक। सॉरी दोस्त, आज लेट हो गया। सॉरी दोस्त, आज लेट हो गया। सॉरी दोस्त, आज लेट हो गया। सॉरी बोल दिया ना सॉरी यार, अमूमन ऐसा होता नहीं है लेकिन आज हो गया। सॉरी बेटा, सॉरी, माफी। हाँ जी, होता रहता है, बड़े बड़े क्लासेस में छोटी छोटी चीजें तो होती रहती है। खैर, आगे बढ़ते हैं। आज एक शानदार सी एंट्री के लिए, हालांकि यहाँ पर जगह बहुत कम है, बहुत कम है जगह, लेकिन फिर भी इसमें तेरा मास्टर जी एंट्री लेने जा रहा है। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। क्या? हेलो एवरीवन, दिस इज रवि बंद्रा। स्वागत करता हूं आप सभी का नेक्स्ट ओवर के शानदार प्लेटफॉर्म पे, जिसमें आज हम अंत करने जा रहे हैं पहले चैप्टर फिजिक्स का, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का, लेक्चर नंबर 9, जिसमें पढ़ेंगे आज गोस लॉ की एप्लीकेशन। पिछले सेशन में हमने पढ़ा था कि गोस लॉ क्या होता है, गोस लॉ के फॉर्मूले भी लिखे थे, आपको याद हो? तुम गोस लॉ के फॉर्मूले भी लिखे थे, याद होता? डिंग 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 डिंग, ऐसे फॉर्मूले लिखे थे, याद कर। क्या हमने सीखा था? गोस लॉ इज इक्वल टू फ्लक्स 5e, और फ्लक्स 5e को e डॉट डी ए लिखते हैं, कई की किताब में इसको ds भी लिखा जाता है। दिस इज इक्वल टू फ्लक्स, और इसी फ्लक्स के लिए बताया था गोस बाबा ने कि फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। कि कोई भी ऐसा शेप्ड है, इसके लिए फ्लक्स लिखना है तो अंदर जितने चार्ज है बस वही कैलकुलेट किए जाएंगे, अंदर वाले चार्ज ही गिने जाते हैं। तो Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट लिखते थे मेरे दोस्त। और याद कर, ये 5e इज इक्वल टू है E डॉट डी, तो ये E इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस होती है। क्या ये बातें तुम्हें याद है? क्या ये बातें तुम्हें याद है? क्या ये बातें तुम्हें याद है? बात है? ठीक है, बढ़िया। तो ये पिछले सेशन में हमने जो पढ़ा था वो एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवा दिया। हाँ जी, एक बार पूछ भी लेता हूं, ये लगे हाथ बता दीजिए, आखिरी में पहुंचते पहुंचते तुम्हारा जोश ठंडा तो नहीं हो गया ना? बता कमेंट सेक्शन में, कर हुंकार, कर ललकार, हाउ द जोश, हाउ द जोश, ये बरकरार रहना चाहिए। खैर, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखना। इसी पर बेस्ड हमने क्वेश्चंस करवाए थे, इसी पर बेस्ड क्वेश्चन नहीं करवाए थे मेरे ख्याल से, ज्यादा बातें हमने इसकी पढ़ी ही नहीं थी, शुरुआत ही कर रहे थे ना, शुरुआत ही कर रहे थे। तो दोस्त ये बता दे मुझे कि अगर कोई चार्ज है, ऐसे ऐसे चार्ज, लीनियर चार्ज है, डिंग 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 डिंग, प्लस 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 प्लस, ठीक है, यहाँ पर प्लस 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 प्लस, ठीक है। यहाँ से r डिस्टेंस दूर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 2k लैम्बडा डिवाइड बाय डिस्टेंस r, डिवाइड बाय डिस्टेंस r। ये फॉर्मूला याद है क्या? एप्लीकेशन नंबर 1, डेरिवेशन नंबर 1, डेरिवेशन नंबर 1, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी थी लैम्बडा, और हमने इसका ग्राफ भी ड्रॉ किया था, आपको याद हो तो। E वर्सेस r का ग्राफ ऐसे घटता हुआ, ऐसे घटता हुआ, याद आई वो चीजें? याद आई वो चीजें? ठीक है, ये सारी चीजें हमने पिछले क्लास में पढ़ी थी। अब आज कुछ नई बातें करने वाले हैं, आज कुछ नए डेरिवेशन पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत शानदार होंगे और जिसको पूछे जाने की संभावनाएं ज्यादा होगी। क्या है पता है? आज हम पढ़ेंगे कैसी कोई शीट है जिसके ऊपर चार्ज है, तो इसकी वजह से r डिस्टेंस दूर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। या कोई ऐसा चार्ज ले लिया, ऐसा स्फीयर ले लिया कि जिसके ऊपर चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड, डिंग 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 डिंग, पचुक 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 पचुक, इस स्फीयर की, इस कंडक्टिंग स्फीयर की या रेडियस r है। बताओ तो इससे अंदर वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, बाहर वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो ये सारी बातें हम आज की क्लास में करने वाले हैं, ठीक है? ये आज की क्लास का एजेंडा रहेगा, ये आज की क्लास का एजेंडा रहेगा।
ठीक है, ओके। तो ये आज की क्लास का एजेंडा रहने वाला है। शुरुआत करते हैं। एक तो पहले इसमें राइट लेफ्ट जाने में दिक्कतें होती है, तो सबसे पहले बात करता हूं जो डेरिवेशन नंबर 2, डेरिवेशन 1 हमने पिछली क्लास में कर लिया है, डेरिवेशन नंबर 1 हमने पहली क्लास में कर लिया, डेरिवेशन नंबर 2 क्या है ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है किसकी वजह से, लार्ज थिन शीट की वजह से। ठीक है, लार्ज थिन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालनी है। ओके सर, नो प्रॉब्लम। अब क्या बात है, ध्यान से देखो, दो तरह की शीट पढ़ेंगे, कंडक्टिंग और एक नॉन कंडक्टिंग। हम यहां पर बात कर रहे हैं नॉन कंडक्टिंग, याद रखना, हम यहां पर बात कर रहे हैं किसकी, नॉन कंडक्टिंग की बात करने जा रहे हैं। ओके, इसके बाद कंडक्टिंग की बात करेंगे। इस नॉन कंडक्टिंग शीट पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इक्वली यूनिफॉर्म तरीके से, प्लस 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 प्लस। ठीक है, ओके ओके, अलग स्लाइड में बता रहा हूं। ठीक है, ध्यान से देखते जाना, ये एक शीट बनाई है। अब शीट के लिए मैं एक गाउसियन सरफेस पसंद कर रहा हूं। ठीक है, एक गाउसियन सरफेस पसंद कर रहा हूं। ये सरफेस ऐसी होनी चाहिए कि जिसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड या तो 0 डिग्री एंगल बनाए या 90 डिग्री एंगल बनाए। ये पढ़ा था ना हमने गाउसियन सरफेस। देखो, इसीलिए बता रहा हूं कि अगर किसी ने पिछला क्लास नहीं देखा है तो आज की क्लास में मत बैठना, आज की क्लास में उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं बहुत सारे कंसेप्ट, क्योंकि गोस लॉ कल के सेशन में पढ़ा, अब उसी की एप्लीकेशन चलने वाली है, तो जरूरी है आपने पिछला क्लास देखा हुआ हो। ठीक है, ओके। अब सुनना, क्या है बात, हम ऐसे गाउसियन सरफेस पसंद कर रहे हैं और उसी पर अपना फॉर्मूला जो होता है ना, गोस लॉ क्या है अपना फॉर्मूला, गोस लॉ ने यह बताया था कि फ्लक्स 5 इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला तब लगा देंगे, लेकिन उससे पहले गाउसियन सरफेस तो पसंद करो। तो हमने क्या किया पता है, यूनिफॉर्म करने के लिए एक ऐसा सिलेंडर सोच लिया है। इसको क्यूब वे में भी ले सकते हो, लेकिन एक सिलेंडर पसंद किया। मैं अलग कलर से ले लूं क्या इसको, अलग कलर, लेकिन पिंकी से बेहतर तो कोई कलर ही नहीं है अपने पास, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, तो ये इसी कलर का लेता हूं। ठीक है, ये ध्यान से देखना है, एक ऐसा सिलेंडर ले लिया, ओके, ध्यान से देख, ये सिलेंडर के 3 सरफेस होंगे, तुम समझते जाओ तो 3 सरफेस होंगे। एक ये कर्व्ड सरफेस जिसका DA1 एरिया वेक्टर से नीचे की डायरेक्शन में। दूसरा ये दो फ्लैटर सरफेस, एक यहां वाला सरफेस कि जिसका एरिया वेक्टर DA2 इस डायरेक्शन में है। तीसरा सरफेस ये जिसका एरिया वेक्टर ऐसे बाहर की डायरेक्शन में। क्या तीनों की वजह से हमें कुछ कुछ फ्लक्स मिलेगा? जी हां। तो हम पहले नेट फ्लक्स निकालने जा रहे हैं। तो फ्लक्स टोटल इज इक्वल टू फ्लक्स 5-1 प्लस फ्लक्स 5-2 प्लस फ्लक्स 5-3। ठीक है, ओ भाई साहब, एक चीज गुम हो गई। नहीं यार, मिल गई बेटा। पता है कौन सी धातु की बनी हुई है? हमारे एक टीचर थे कि जो ऐसे एक वींटी पहनते थे, रिंग पहनते थे और टक करके ऐसा मारते थे माथे में। जनक सर उनका नाम था। लेकिन ये बहुत महंगी है, मार नहीं सकते ऐसे, कहीं टूट गई तो लाखों का खर्चा हो जाएगा। देख के बताओ कौन सी मेटल से बनी हुई है, क्योंकि इसके बाद मैं मेटालिक प्रॉपर्टी की बात करने वाला हूं। ओके, ध्यान से देखना, क्या बताए, तीनों की वजह से होगी। अब जरा सोच समझ के बता, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहां पॉजिटिव चार्ज है, इसी चार्ज पार्टिकल की वजह से क्या हो गया, ऐसे धक्का देने वाली डायरेक्शन में, ऐसे धक्का देने वाली डायरेक्शन में, ऐसे धक्का देने वाली डायरेक्शन में। तो इस सरफेस के लिए थीटा इज इक्वल टू 0 बनेगा। ठीक है, एरिया वेक्टर और दोनों के बीच का एंगल 0। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही रहेगी। ठीक है सर, ये भी बात सही है। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल बन जाएगा 90 डिग्री 1 वाले के लिए। इस वाले में भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे धक्का देने वाली डायरेक्शन, बाहर निकलती हुई डायरेक्शन में, ये बाहर निकलती हुई डायरेक्शन में, तो थीटा इज इक्वल टू अगेन 0। राइट, थीटा इज इक्वल टू अगेन 0। बढ़िया यार, ठीक है। अरे शो ऑफ मत करो, अरे तुम तो घर के बच्चे हो, तुम्हारे सामने क्या शो ऑफ करना। स्टील की नहीं है गोबे, स्टील की नहीं है। हाँ, ध्यान से देखो, तो अब मैं लिख रहा हूं 5 इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, E डॉट DA पहले वाले के लिए तो ऐसे लिख रहा हूं E1 DA1। अब पहले वाले के लिए देखो एंगल कितना बन रहा है, कोस 90 डिग्री, प्लस करके दूसरे वाले के लिए ध्यान से देखते जाना, E DA कोस 0 ऐसा रहेगा।
ये dA2 वाला इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम रहेगी ना दोस्त, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम रहेगी, ठीक है ओके। dA2 cos 0 प्लस तीसरे वाले के लिए E dA3 cos 0, अगेन तीसरे वाले के लिए 0 ही बनेगी, अगेन तीसरे वाले के लिए 0 ही बनेगी। अरे एंगेजमेंट वाली नहीं है बेटा, एंगेजमेंट वाली नहीं है, ये तो ऐसे ही इन्वेस्टमेंट पर्पज से ले ली थी। cos 90 डिग्री 0, अगेन cos 90 डिग्री वाला 0 हुआ, खत्म खलास फटाक, इसको 0 कर देंगे पूरे के पूरे टर्म को, ठीक है। 5 को 5 ही लिखते हैं, 5 को 5 ही लिखते हैं, तो ये बेटा 2 टाइम्स मिल रहा है। देखो अब ध्यान से देखो तो बेटा cos 0 1 हो जाता है। dA2 क्या है, यही एरिया तो है, dA2 क्या है, ये एरिया A ही तो है, dA2 क्या है, ये एरिया पूरा का पूरा ही तो है, तो क्यों ना मैं इसको लिख लूं EA, इंटीग्रेशन करोगे तो क्या बन जाएगा EA प्लस करके ये दूसरा वाला EA, क्या ऐसा लिख सकता हूं, क्या ऐसा लिख सकता हूं। फिर देखो 5 फ्लक्स टोटल क्या है, फ्लक्स टोटल है एरिया एनक्लोज्ड, एरिया एनक्लोज्ड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। फ्लक्स टोटल इज इक्वल टू, फ्लक्स टोटल इज इक्वल टू क्या है, चार्ज एनक्लोज्ड, चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइड बाय एप्सिलॉन। ये स्टेप जिसने याद रख लिया बेटा वो जीत गया इस मैदान में। ये 2EA, 2EA, ठीक है 2EA, 2EA प्लेटिनम की बनी हुई है बेटा, प्लेटिनम की बनी हुई है, लेकिन प्लेटिनम भी है बेटा मेटल ही, ओके। अब कोई सोच समझ के मुझे बताओ कि चार्ज एनक्लोज कितना होगा इस पूरे सिलेंडर के लिए। ये सिलेंडर मेरे लिए क्या है, सिलेंडर मेरे के लिए गाउसियन सरफेस है, इस गाउसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज स्टोर्ड है, कितना चार्ज स्टोर्ड है, सोच समझ के एक बार बताओ कितना चार्ज स्टोर्ड है। चांदी तो सस्ता है बेटा, चांदी चांदी तो सस्ता है, ये तो महंगी है। सिग्मा इंटू ए डायरेक्ट लिख सकता हूं क्योंकि इतना ही तो एरिया है। रेड वाला कर देता हूं, रेड कलर लेता हूं यहां पर थोड़ी देर के लिए। ये देख, इसके अंदर जो चार्ज होगा वो गिना जाएगा, इसके अंदर वाला चार्ज, इसके अंदर वाला चार्ज, ये एरिया ए है और सरफेस चार्ज डेंसिटी इसकी सिग्मा दे रखी है, तो सिग्मा इंटू ए इज इक्वल टू टोटल चार्ज क्यू हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए ये टोटल चार्ज क्यू हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ आई? क्या बात समझ आई? ठीक है, तो चार्ज के लिए बात समझना, चार्ज के लिए ये बात समझना कि चार्ज इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, या 2EA, काटापीटी कर दीजिए, ए दोनों साइड से मर जाएगा, यू विल गेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो कोई इनफाइनाइट शीट के लिए, इनफाइनाइट शीट के लिए, बहुत बड़ी शीट है, ठीक है, लार्ज थिन शीट है बेटा, नॉन कंडक्टिंग है, ये वर्ड याद रखना, नॉन कंडक्टिंग है, तो उसके लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये अकॉर्डिंग टू, यहां पर ऊपर सारी चीजें लिखती जानी है कि अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, ये चीज लिखी है हमने, ये चीज लिखी है हमने। ध्यान से देखो और बताओ मुझे, ध्यान से देखो क्या ये बात समझ में आई तुम्हें, ये बात तुम्हें समझ में आई? तो मैं पहली एप्लीकेशन ऐसा लिख देता हूं कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कितनी मिली है, E इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। याद रहेगी ये बात, याद रहेगी ये बात, याद रहेगी ये बात, याद रहेगी ये बात। क्या इसको मैं मिटा दूं यहां से? ओके, और क्या क्या मैं कर सकता हूं आपके लिए बेहतरीन, और सिलेक्ट ठीक है, ओके, ये और अच्छा हो गया, थोड़ा साइड हो गया। इसको भी अगर ऊपर हो पाए तो छोटा कर दो, लेकिन हो नहीं पाएगा, ठीक है छोड़ दो। यहीं यहीं पे लिख देता हूं कि टोटल फ्लक्स, ओह इतनी बड़ी मोटापा कैसे हो गया इसका, टोटल फ्लक्स थ्रू गाउसियन सरफेस, ठीक, थ्रू गाउसियन सरफेस, ओके। अभी स्फीयर वाले पे आएंगे, अभी स्फीयर वाले पे आएंगे, और यहां पर ब्रैकेट बना के क्या लिखना है दोस्त,
अकॉर्डिंग टू, या ऐसे लिख लेना गोस लो, गोस लो। इन्होंने बताया था कि फ्लक्स 5 इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये समझ आया, ये समझ आया? पक्का पक्का पक्का? चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। लास्ट स्टेप में हमने क्या किया? लास्ट स्टेप में बस सिंपल सा एक स्टेप बढ़ाया दोस्त, और कुछ नहीं बढ़ा किया है। देखो ध्यान से, ये ए दोनों तरफ से मर जाएगा, ये ए दोनों तरफ से मर गया। यहां पर चाहे ई और ये टू नीचे आया तो बन जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। ठीक है, बहुत बढ़िया शानदार। अब ये बात थी दोस्त नॉन कंडक्टिंग की, लेकिन मेरे हाथ में क्या है? कंडक्टिंग मेटल। तो मेटल से बनी हुई अगर शीट होगी तो हम कैसे डील करेंगे? तो याद रखना कंडक्टिंग शीट के लिए ये फिनोमिना कैसा हो जाता है। तो याद रख कि कंडक्टर में चार्ज फैल जाता है। क्या? कंडक्टर में चार्ज फैल जाता है। जैसे कि अगर एक स्फीयर भी है, अगर एक कंप्लीट स्फीयर भी है, अगर एक ऐसा कंप्लीट स्फीयर भी है, अगर ऐसा कंप्लीट स्फीयर है कि जिसके अंदर मैं कुछ चार्ज रख दे रहा हूं, जिसके अंदर मैं अगर कुछ चार्ज रख दे रहा हूं, जैसे कि ये चार्ज मैंने यहां पर इंट्रोड्यूस किया, ये चार्ज में इंट्रोड्यूस करने गया, ये चार्ज में कुछ ऐसे इंट्रोड्यूस करने गया, जैसे ही चार्ज कुछ इंट्रोड्यूस किया चार्ज फैलने लगा, ये चार्ज फैल जाएगा। क्या? जो भी चार्ज मैं इंट्रोड्यूस करूंगा ना बेटा, ये सरफेस पे फैल जाएगा, सरफेस पे फैल जाएगा यानी बाहर निकल जाएगा। ठीक है, चार्ज कंडक्टर में फैल जाता है, चार्ज फैल जाता है कंडक्टर में, चार्ज फैल जाता है, अंदर कुछ भी चार्ज नहीं रहता। ठीक है, अंदर नेट चार्ज कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, अंदर नेट चार्ज 0 हो जाएगा। बाहर से अप्लाई किया, ये बाहर चार्ज फैल गया, ऐसा हो जाता है। ठीक है, ऐसा हो जाता है, ध्यान से देख। तो वैसी कुछ कहानी शीट में भी है, ये कहानी ऐसी शीट, आप शीट को ध्यान से देखोगे ना तो ये शीट भी तो कुछ ऐसी, थोड़ी तो विड्थ होगी ना इसकी बेटा, थोड़ी तो इसकी भी विड्थ होगी, ऐसे थोड़ी तो इसकी भी विड्थ होगी ना दोस्त। हर किसी की थोड़ी थोड़ी तो विड्थ होती है बेटा, हर किसी की थोड़ी थोड़ी तो विड्थ होती है। ठीक है, ओके। तो ये थोड़ी सी विड्थ बेटा, ये चार्ज इसके ऊपर प्लस 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 प्लस, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी बेटा सिग्मा है। अब इसके अंदर हमने लिया ऐसा एक गाउसियन सरफेस, ये रहा वो गाउसियन सरफेस, ये रहा वो गाउसियन सरफेस। ये सीबीएसई ने पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये सीबीएसई ने पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये सरफेस डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी सिग्मा लिखा है। ये सिलेंडर हमने पसंद कर लिया, सिलेंडर क्या है बेटा? गाउसियन सरफेस है। जो ग्रीन ग्रीन वाला है वो क्या है? गाउसियन सरफेस है। तो फ्लक्स थ्रू गाउसियन सरफेस, लिखते जाना मेरे साथ साथ, ऐसे लिखेंगे नेट फ्लक्स इज इक्वल टू, वही केस यहां पर 1 वाला, ये 1 हो गया डी एरिया वेक्टर 1। ठीक है, ये इस तरफ बेटा DA2, इस तरफ बेटा DA3, तो फ्लक्स 5-1 प्लस 5-2 प्लस 5-3, सेम प्रोसेस E डॉट DA1, E डॉट DA1 सेम E डॉट DA प्लस E डॉट DA। अब याद कर बेटा, अब याद कर, सुनना है बेटा, ये DA1 यहां पर DA1, सुनना ये बात, क्या यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री बन रही है तो मैं कोस 90 लिख लूं? लिख लो सर, कोस 90 डिग्री बनेगा। दूसरे वाले पे ध्यान से देख, ये है दूसरा वाला, यहां पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 है बेटा, एंगल का कोई काम ही नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड ही हो गई 0। क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हुई, यहां पर क्या था? कोस 0 हुआ था, ये पूरा का पूरा पार्ट 0 हुआ। तो लास्ट में बच कौन रहा है? सिर्फ और सिर्फ E डॉट डी है, थर्ड वाला बच रहा है, ये थर्ड वाला बच रहा है। ठीक है, कर्व्ड वाले में तो दोनों केस के लिए 0 बन रहा है। इससे पहले वाले में भी देखो ना, इससे पहले वाले में भी देखो, ये कर्व्ड के लिए तो 0 बन ही रहा था, ये कर्व्ड सरफेस के लिए तो पहले भी 0 बन रहा था। कर्व्ड सरफेस नई बात नहीं है, ये जो इस तरफ वाली सरफेस है ना, उसके अंदर वाली सोची हमने। तो दोस्त कंडक्टिंग के लिए क्या खास बात है? कंडक्टर के अंदर चार्ज नहीं, नेट चार्ज 0 है। तो ये कंसेप्ट यूज हुआ है यहां पर। ठीक है, ये शीट का एक हिस्सा समझ लीजिए, ये शीट का ऐसा एक हिस्सा समझ लीजिए। ठीक है सर, ओके। शीट की थोड़ी सी विड्थ है, वो पीछे मैंने दिखाई है। ठीक है, वो पीछे मैंने दिखाई है। ओके, ये बात भी बढ़िया है। ये बात भी बढ़िया है। अब सुनो, फ्लक्स 5 एज इट इज, यहां से बचा क्या? E और DA का इंटीग्रेशन A, और ये कोस 0 बनेगा इसके लिए। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलेगी। हाँ जी, एंगल बन रहा है 0,
एंगल बन रहा है 0। फ्लक्स 5 इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू गोस लॉ चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। चार्ज एनक्लोज्ड कितना होगा, सिग्मा इनटू ए डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू ए। हाँ सेम टू सेम बात, ए कैंसिल आउट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। किसके लिए बेटा, ये कंडक्टिंग के लिए, कंडक्टिंग शीट के लिए, याद रखना। इन दोनों के बीच का डिफरेंस पूछा था 2024 में, 2024 में इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी पूछा हुआ था। 2024 का रिकॉर्डेड नहीं है, 2024 में इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा था, इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा था कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्म कैसा रहता है। याद रहेगा यार, याद रहेगा, याद रहेगा, याद रहेगा। हाँ याद रहेगा कि नहीं रहेगा, बताओ यार, बताओ बताओ। थर्ड स्टेप में समझ में नहीं आया। देखो ये रहा ना, और एक बढ़ा देता हूँ, स्टेप बढ़ा देता हूँ, ध्यान से देख। ये पहला वाला बेटा जीरो हुआ, क्यों जीरो हुआ, क्योंकि कोस 90 जीरो था। दूसरा वाला जीरो हुआ, क्यों जीरो हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो थी। अब बचा क्या, तीसरा वाला, तीसरा वाला तो ई और ये DA3, एंगल कितना बेटा, कोस जीरो, कोस जीरो, ये फ्लक्स 5, तो फ्लक्स 5 इज इक्वल टू ई DA3 कोस जीरो, तो ये बन जाएगा ई, और एरिया इसका इंटीग्रेशन करोगे बेटा ए बन जाएगा, तो ई ए। फ्लक्स की वैल्यू कितनी लिखते हैं हम, फ्लक्स की वैल्यू लिखते हैं चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। बताओ सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्यों हुई, कि कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। इन कंडक्टर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। याद रख लेना, ठीक है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू जीरो, यहां पर भी लिख देता हूं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू जीरो। लीजिए ये काम की बात। तुम्हें क्या लगता है, ऐसी रिंग पहनी है बेटा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर जीरो हो रही है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, छाती चीर के दिखा रहा हूं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रही है, ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रही है। भाई हटा सावन की घटा, समझ में आए तो इतनी बात के लिए बता दे स्वाहा। ये दो डेरिवेशन समझ में आए, छोटू छोटू डेरिवेशन थे, वैसे छोटू छोटू ही थे, लेकिन आराम आराम से पढ़ा रहा हूं। ठीक है, ये चीज पढ़ाऊंगा, मतलब कंडक्टर की प्रॉपर्टी है वो डिटेल में पढ़ाऊंगा चैप्टर नंबर 2 में। ये बात डिटेल में पढ़ाऊंगा किसमें, चैप्टर नंबर 2 में। लेकिन ठीक है, अभी के लिए छोड़ो, यही बात याद रखो कंडक्टर के लिए, ठीक है। इनसाइड द कंडक्टर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इनसाइड द कंडक्टर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इनसाइड द कंडक्टर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, खत्म बात। इनसाइड द कंडक्टर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, और उसी रीजन से यहां पर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट मिल रही है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट मिल रही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अब तक हमने दो डेरिवेशन कर लिया, अगर तुम्हें याद हो तो। बेटा अगर कोई शीट है तो उसके लिए ऐसा देखना ध्यान से, अगर कोई शीट है बेटा, चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा दे रखी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट धक्का देने वाले डायरेक्शन में। अगर 2 आएगा यहाँ, यानी कि नॉन कंडक्टिंग है, नॉन कंडक्टिंग है तो 2 आएगा। और अगर बेटा कंडक्टिंग की बात कर रहे हैं, तब कंडक्टिंग की बात कर रहे हैं, तो कंडक्टिंग की बात कर रहे हैं बेटा, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और कोई पूछ ले अगर इनफाइनाइट वायर के लिए, इनफाइनाइट वायर के लिए हमने ऑलरेडी ये कहानी पढ़ रखी है, क्या है, लेमड़ा, तो ये 2k लेमड़ा डिवाइड बाय आर, 2k लेमड़ा डिवाइड बाय आर। अब बात आती है सबसे प्यारे कंसेप्ट की, जो कि है एक शेल।
कोई शेल बोले बेटा या कंडक्टिंग स्फीयर बोले, मतलब क्या क्या हो सकता है इसकी जगह पे, तो मैं बता देता हूं। देखो अगर कोई बोल दे कंडक्टिंग स्फीयर तब भी बात सेम रहेगी, कंडक्टिंग स्फीयर तब भी ये बात सेम रहेगी। अगर कोई बोल दे कंडक्टिंग स्फीयर की जगह पे शेल तब भी ये बात सेम रहेगी, ठीक है। कोई बोल दे नॉन कंडक्टिंग शेल तब भी ये बात सेम रहेगी, नॉन कंडक्टिंग शेल तब भी ये बात सेम रहेगी, पक्का? हाँ जी, तो उसी के लिए समझने जा रहे हैं हम, उसी के लिए समझने जा रहे हैं। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ब्लैंक स्लाइड लेनी चाहिए, मजा आएगा बेटा ब्लैंक स्लाइड पे, ठीक है। तो एक ब्लैंक स्लाइड ले लेता हूं, उसके ऊपर मैं ड्रॉ कर लेता हूं। ध्यान से देखना, सर्कल हाथ से ड्रॉ करूं या इससे ड्रॉ कर दूं, बता तुम्हें जैसा पसंद आए मैं वैसा ड्रॉ करता हूं। तो पेन के इशारों को मैंने बुलाया, उसको बोला कि एक शेप निकाल, शेप के लिए मैंने बोला बेटा सर्कल निकाल। सर्कल देखने में सर्कल लग रहा है लेकिन एक्चुअल में है क्या बेटा, ये स्फीयर है। ओके मेरे लाल, इसमें हमने क्या किया है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है, ठीक है। चार्ज वैसे तो दे रहे थे अंदर, लेकिन शेल अंदर से खोखला होता है, अंदर से खोखला होता है, या खोखले के अंदर चार्ज रहता नहीं है बेटा, चार्ज ऊपर आ जाएगा। या फिर कोई कंडक्टिंग स्फीयर भी ले लीजिए कि जो अंदर से भरा हुआ है, अंदर से भरा हुआ है, तुम्हारी तरह अंदर से भरे हुए हो राक्षस, ठीक है। तो होगा क्या बेटा, अंदर की नेगेटिविटी, अंदर का चार्ज बाहर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये चार्ज आया बेटा बाहर। अरे भाई रुक जाओ, रुक जाओ यार, बाद में कर लेना यार, 2 मिनट बस, 2 मिनट बस, हो गया। ठीक है ठीक है, तो जोर से मार दो यार एक बार में, ठीक है ठीक है। आदर्श रावत ध्यान से देखो, तो चार्ज बेटा ये फैल गया, डिंग 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 डिंग। अब इसके लिए जरा सोचो, ये क्या है, शेल है, ठीक है। शेल या स्फीयर भी मान लीजिए तो कंडक्टिंग है। अब मैं कहां पर, मुझे अंदर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। इनसाइड द कंडक्टर, इनसाइड द शेल मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो कैसे निकालूंगा, ठीक है। अब जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है ना बेटा, वहां पर क्या करना चाहिए, वहां पर हमें एक स्फीयर ड्रॉ करना चाहिए, यहां पर गाउसियन सरफेस ड्रॉ करनी चाहिए। तो मैंने क्या किया, जहां पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी वहां पर मैंने गाउसियन सरफेस ड्रॉ कर ली, वहां पर मैंने गाउसियन सरफेस ड्रॉ कर ली। ये हमारे लिए क्या है, एक गाउसियन सरफेस है। ये क्या है बेटा, एक गाउसियन सरफेस है। ये क्या है, एक गाउसियन सरफेस है। ये क्या है, एक गाउसियन सरफेस है, ठीक है। ये है गाउसियन सरफेस। इनसाइड द कंडक्टर मुझे ये चीज निकालनी है, ठीक है। इनसाइड द कंडक्टर मुझे ये चीज निकालनी है। तो इसमें भी पहला पार्ट इनसाइड द कंडक्टर, यहीं पे लिख दो, ठीक है, यहीं पे लिख देता हूं। इनसाइड पॉइंट, आर डिस्टेंस दूर है, वहां पर निकालनी है। फिनोमिना वही का वही है। देखो इसके लिए मैं फ्लक्स निकालने जा रहा हूं, ठीक है। फ्लक्स थ्रू गाउसियन सरफेस। क्या लिखूंगा दोस्तों, याद कर, फ्लक्स 5 इज इक्वल टू ई डॉट डी ए लिखते थे। एरिया किसका, ये रहा ना एरिया, ये रहा ना, इसका छोटा 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 एरिया लिखेंगे, और ये सारा एरिया जुड़ के क्या बन जाएगा, सारा एरिया जुड़ के पूरा का पूरा एरिया 4 पाई छोटे आर का स्क्वायर हो जाएगा, 4 पाई छोटे आर का स्क्वायर हो जाएगा। सही तो लिखा है, सही तो लिखा है। ठीक है, ओके। देखना ध्यान से, सर्कल नहीं है बेटे, एक स्फेरिकल शेल है, अंदर से खोखला है। अब इज इक्वल टू करके मैं लिखूंगा चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड
और इसका इंटीग्रेशन करोगे तो एरिया मिल जाएगा छोटा आर स्क्वायर 4πr²। क्या ये बात समझ आई? अब ध्यान से देखो तो बेटा अंदर कोई चार्ज है ही नहीं बेटा, तो क्या मिलेगा तुम्हें? जीरो मिल जाएगा। अंदर कोई चार्ज है ही नहीं तो बेटा क्या करें हम? जीरो मिल जाएगा। तो एरिया तो जीरो नहीं हो सकता, वो तो 4πr² है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो हो जाएगी। तो इनसाइड पॉइंट पे क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो। लो, इनसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। तो ये पहला पॉइंट था इनसाइड, ये पहला पॉइंट था इनसाइड वाला। क्या इतनी बात समझ आई? क्या ये बात समझ आई तुम्हें? क्या ये बात तुम्हें समझ आई? तुम्हारे दिमाग में बैठी? ये तुम्हारे भेजे में कुछ भेजी कि नहीं बैठी? ये तुम्हारे भेजे में बैठी कि नहीं बैठी? बैठ गई ना? ठीक है, ये इनसाइड के लिए बात थी। अब आउटसाइड के लिए बात करते हैं, कोई अलग कलर से आउटसाइड के लिए बात करते हैं। हरा हरा वाला कलर पसंद कर लेते हैं, ठीक है। हरा हरा वाला कलर मतलब ये आर है, आउटसाइड पॉइंट। अब ये आउटसाइड वाला पॉइंट, ठीक है। दूसरा आउटसाइड पॉइंट। अब गाउसियन सरफेस कैसी पसंद करेंगे? सेम टू सेम दोस्त। क्यों? क्योंकि उसके लिए यूनिफॉर्म रहेगी, उसके लिए यूनिफॉर्म रहेगी, ठीक है सर। तो ऐसा ध्यान से देख, मैंने इस आर डिस्टेंस वाला एक शेल बना लिया। क्या बना लिया? आर डिस्टेंस वाला एक शेल बना, डिंग 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 डिंग। आर डिस्टेंस वाला एक शेल बना लिया, आर डिस्टेंस वाला मैंने शेल बना लिया। स्फीयर का एरिया 4πr² होता है, अब से याद रख लेना, ठीक है। ओके, अंदर चार्ज क्या है बेटा? अंदर तो चार्ज है ही नहीं बेटा, तो जीरो हो जाएगा ना। अंदर तो चार्ज है ही नहीं बेटा, तो जीरो हो जाएगा। सारा चार्ज तो कहां पर है? बाहर है। अंदर तो कोई चार्ज है ही नहीं बेटा, ध्यान से देखो ना, अंदर कौन सा चार्ज है? अंदर कोई चार्ज है ही नहीं। तो आउटसाइड निकालने के लिए मैं दूसरी स्लाइड लेता हूं, वरना अभी तुम कंफ्यूज हो जाओगे। ओ सर, एक ही स्लाइड पे सब कुछ कर दिया, एक ही स्लाइड पे सब कुछ कर दिया। अभी आउटसाइड वाले के लिए एक अलग पेज ले लेता हूं। देखो, अब इस बार सारी चीजें हाथ से करता हूं, एक बार ध्यान से देखना है। क्या है? ये स्फीयर, ठीक है। इसकी रेडियस कितनी है? कैपिटल आर है। सरफेस चार्ज डिंग 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 डिंग। सरफेस पे चार्ज बिखरा हुआ कितना है? कैपिटल आर। कितना है? कैपिटल क्यू। कितना है बेटा? कैपिटल क्यू है, ठीक है। ये चार्ज है बेटा क्यू। और हमें क्या निकालना है? ये छोटे आर डिस्टेंस पे, ये छोटे आर डिस्टेंस पे हमें निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। डिंग 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 डिंग। ये रहेगा हमारे लिए गाउसियन सरफेस, ठीक है। ये रहेगा हमारे लिए गाउसियन सरफेस। ये है बेटा गाउसियन सरफेस। गाउसियन सरफेस, स्पेलिंग गलत नहीं है ना? ये हमारे लिए गाउसियन सरफेस है, ठीक है। आउटसाइड की गाउसियन सरफेस है, हमें इसी के लिए फील्ड निकालनी है। तो आउटसाइड तो गाउसियन सरफेस हमारे लिए ये है। इसके लिए हम फ्लक्स निकालना जा रहे हैं। तो फ्लक्स 5 इज इक्वल टू, फॉर्मूला तो वही है, ई डॉट डी है, ई डॉट डी है। अब जब भी कभी ऐसा केस बनता है ना बेटा कि गाउसियन सरफेस बहुत बड़ी है और उसमें भी खास करके स्फीयर है, उसमें भी खास करके स्फीयर है, तो क्या करना चाहिए? तो ये सारे चार्ज को कंसीडर कर लीजिए, ये सारे चार्ज को कंसीडर कर लीजिए एज अ सेंटर पे है चार्ज क्यू, और इससे आर डिस्टेंस दूर ऐसा एक स्फीयर है कि जिसके लिए ये इससे आर रेडियस वाला ऐसा एक शेल है, स्फीयर है, कि जिसके लिए हम निकालने जा रहे हैं क्या? फ्लक्स निकालने जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा समझ लेना, ऐसा समझ लेना। ये ई डॉट डी है, ई डॉट डी। पक्का आया समझ में? हाँ भाई, गाउसियन सरफेस कल ही तो बताया, एक इमेजिनरी सरफेस होती है, एक्चुअल में होता कुछ नहीं है, वो एक इमेजिनरी कंसेप्ट है, वो एक इमेजिनरी कंसेप्ट होता है, ठीक है यार, ये भी हमें पता है। और कुछ ठीक है। तो हमने चार्ज सेंटर पे मान लिया। अब इसके लिए फ्लक्स निकाल के दिखाओ, वही सेम टू सेम सिनारियो, ई डॉट डी ए। जैसे चार्ज के लिए क्या होगा बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर निकलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर निकलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर निकलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर निकलेगी। और ये एरिया वेक्टर भी तो इसी डायरेक्शन में है, ये एरिया वेक्टर भी तो इसी डायरेक्शन में है, ये एरिया वेक्टर भी तो इसी डायरेक्शन में है, ये एरिया वेक्टर भी तो इसी डायरेक्शन में है, ये एरिया वेक्टर भी तो इसी डायरेक्शन में है। हाँ यार, सो वी कैन राइट फ्लक्स 5 इज इक्वल टू ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई लिखी, ठीक है। अब डी ए का इंटीग्रेशन करो और सोच के बताओ। पहले तो वेक्टर लिख लेता हूं, डी ए, एंगल कितना बन रहा है? 0, कोस 0। क्यों 0 बना बे? क्या क्यों 0 बना? ये डी ए नीचे की डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में। यहां पर भी देखो, डी ए जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में पिंकी वाली उसी डायरेक्शन में एरिया वेक्टर है। इस वजह से
तो कोस जीरो की वैल्यू होती है 1। तो हम लिख लिया ई इंटीग्रेशन सिर्फ और सिर्फ डी ए का। रेडियस का इंटीग्रेशन, अरे भाई रेडियस आर है, पूरे शेल का इंटीग्रेशन करेंगे तो एरिया क्या मिल जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई छोटा आर स्क्वायर। उसमें आर इनसाइड पॉइंट के लिए था, ये आउटसाइड पॉइंट के लिए, ठीक है ध्यान देना मैंने इसको भी आर ही बोला है। ओके, और अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, या फिर लिख लीजिए कि फ्लक्स फाई मिल गया। अब अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, according to Gauss law, फ्लक्स 5 इज इक्वल टू चार्ज जितना भी अंदर है वो डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 5 की जगह पे q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट लिख लिया। ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ध्यान से देख, E 4 पाई आर स्क्वायर। और ध्यान से देख लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरफ बाकी सब एक तरफ, तो q डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k q डिवाइड बाय आर स्क्वायर। हाँ हाँ, देखो ध्यान से, तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मिल गया आउटसाइड के लिए, आउटसाइड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मिल गया। वैशु सिंह बोल रहा है आप बहुत ज्यादा क्यूट हो, एकदम पूकी टीचर की तरह। वैशु सिंह क्या बोल रहा है? के कहां से आया? के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ओके ओके। तो इन शॉर्ट मैं तुम्हें ये बता रहा हूं, इन शॉर्ट हमने 3 फॉर्मूले पढ़ लिए, 3 डेरिवेशन इसके कर लिए हैं। एक, अगर लाइन चार्ज हो, अगर लाइन चार्ज हो ऐसे, जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्बडा है, जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्बडा, तो इससे कितने भी डिस्टेंस या आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी राइट एज अ 2k लैम्बडा डिवाइड बाय आर। कोई पूछे कि इसमें कैसा ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो ग्राफ कुछ ऐसा आ जाएगा, ध्यान से देखना, ग्राफ कुछ ऐसा आ जाएगा, E वर्सेस R का ग्राफ ऐसे घटता हुआ, ऐसे घटता हुआ। ठीक है, ये पहली एप्लीकेशन थी, किसके लिए थी बेटा, ये याद कर बेटा, इनफाइनाइट वायर था। ओके, दूसरी एप्लीकेशन थी लार्ज शीट, लार्ज थिन शीट। ओके, इसमें 2 वेराइटी थी, मतलब पहले तो थी, इस शीट का शेप ड्रॉ कर लेता हूं, ध्यान से देखना, इस शीट का शेप ड्रॉ कर लेता हूं, ऐसा था शीट, डिंग 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 डिंग, ऐसे प्लस 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 प्लस, मतलब हो सकता है यहाँ पर नेगेटिव भी हो, ये तो हम बस एग्जांपल दे रहे हैं। ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है बेटा, यहाँ पर सिग्मा, और ये लीनियर चार्ज डेंसिटी कितने, लैम्बडा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इससे कितने डिस्टेंस पे, कोई भी डिस्टेंस ले लीजिए, तो ये हमें मिल रही है, अगर नॉन कंडक्टिंग, जो कि मेजोरिटी केस में नॉन कंडक्टिंग ही होगी, मेजोरिटी केस में नॉन कंडक्टिंग ही होगी, तो नॉन कंडक्टिंग के लिए सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, याद रखना है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट नॉन कंडक्टिंग के लिए। और अगर कंडक्टिंग के लिए है, कंडक्टिंग के लिए पूछा है, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ये रहा। ओके, ठीक है, ये भी याद रहेगा। तीसरा स्फीयर के लिए पूछा था हमने, तीसरा स्फीयर के लिए पूछा था, ध्यान से देखते जाना, स्फीयर या फिर शेल हो। ठीक है, ये शेल हो। ओके सर, इसका भी शेप एक बार ड्रॉ कर लीजिए, तो ये रहा वो शेप, ये शेल अंदर से खोखला होता है। ठीक है, चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस 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 प्लस, यहाँ पर रेडियस इसकी कैपिटल आर है। ठीक है, तो हमने अलग अलग पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, जैसे कि इनसाइड वाले कोई भी पॉइंट के लिए आप पकड़ना, इनसाइड वाला कोई भी पॉइंट होगा, ये इनसाइड पॉइंट हुआ, तो इनसाइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 0, इनसाइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0। आउटसाइड के लिए, E आउटसाइड के लिए के क्यू डिवाइड बाय, आप जितना जो डिस्टेंस आर लोगे ना, जैसे कि ये डिस्टेंस आपने आर लिया, तो ये आउटसाइड पॉइंट हुआ, तो ये आउटसाइड वाला जो भी आप डिस्टेंस लोगे वो डिनोमिनेटर में आएगा आर स्क्वायर। ठीक है, डिनोमिनेटर में आएगा आर स्क्वायर।
एक बात मुझे बताओ, मैं अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करूं, ई वर्सेस आर, ई वर्सेस आर, तो जरा सोच समझ के बताना कौन से पॉइंट पे हमें मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, कौन से पॉइंट पे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक, ये इनसाइड पे तो जीरो मिला बेटा, ये इनसाइड पे तो जीरो मिला, कौन से पॉइंट पे मुझे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, कौन से पॉइंट पे? और सेम फॉर्मूला हमने निकाला भी था पॉइंट चार्ज के लिए। पॉइंट चार्ज क्या कहता है, यहां पर चार्ज क्यों रखो, आर डिस्टेंस पे, यही तो फॉर्मूला था KQ/R²। मतलब कि शेल को लार्ज डिस्टेंस के लिए एक पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट किया जा सकता है सेंटर पे, करेक्ट। कि कैपिटल ये छोटा r इज इक्वल टू कैपिटल R हो, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलेगी KQ/R², और उसके बाद ये लीनियरली बेटा घटता जाएगा, ऐसे लीनियरली ये कम होता जाएगा। इसके बाद लीनियरली ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी। ठीक है, ये तीनों की तीनों चीज समझ में आएगी, ये तीनों के तीनों फॉर्मूले समझ में आएंगे, तीनों के तीनों फॉर्मूले समझ में आएंगे। ई सरफेस, तीनों के तीनों फॉर्मूले क्या समझ आएंगे? हाँ कि ना बोल, हाँ कि ना बोल। मैं कल लाडले म्याऊ। चलो बहुत बढ़िया, आ जाओ। अब है ना इसके क्वेश्चंस के सिलसिले शुरू होते हैं। 2024 में एक प्यारा सा क्वेश्चन पूछा गया था, ये सेक्शन ई में आया हुआ क्वेश्चन है। पहले उसका डेरिवेशन पूछा, फिर उस डेरिवेशन के बाद एक बड़ा क्वेश्चन पूछा था। क्या है कि दो स्ट्रेट वायर से 1 और 2, ये रहा 1 और ये 2, ठीक है। लीनियर चार्ज डेंसिटी दे रखी है, λ1 इज इक्वल टू 10 माइक्रोकुलम और λ2 इज इक्वल टू 20 माइक्रोकुलम। ओके सर, फाइंड द नेट फोर्स F एक्सपीरियंस बाय द इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन के द्वारा फील किया जाने वाला फोर्स लिखना है, लेकिन उससे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। इस P पॉइंट पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उस हिसाब से हम डील कर लेंगे। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकाले, ठीक है। क्या λ1, मैं दोनों को अलग अलग कलर से डिफाइन करता हूं। जैसे कि λ1 है बेटा, इसको ऊपर ऐसे पॉजिटिव 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 ऐसे डिफाइन कर देते हैं, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। λ1 की वैल्यू कितनी है? 10 माइक्रोकुलम पर मीटर। क्या ये नीचे ऐसे धक्का देने वाली डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी? हाँ कि ना, हाँ कि ना। जिसकी वैल्यू भी मैं लिख सकता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इज इक्वल टू 2k λ1 डिवाइड बाय R1, 2k λ1 डिवाइड बाय R1, 2 एज इट इज, k एज इट इज। λ1 की वैल्यू कितनी है बेटा? 10 माइक्रोकुलम, तो 10 माइक्रोकुलम पर मीटर है, ठीक है, पर मीटर रहने ही दो। डिनोमिनेटर में डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना है? 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। क्या इतनी बात समझ आई? क्या इतनी बात समझ आई? क्या इतनी बात समझ आई? हाँ जी, ठीक है, ठीक है। चाहो तो 10-10 को मार दो, 10-10 को मार दो, तो ये बनेगा कितना? 2k, ठीक है। और क्या बना, ध्यान से देख, तो यहां पर आ रहा है माइक्रोकुलम पर मीटर यूनिट, और इसमें है सेंटीमीटर वाला यूनिट, ठीक है। 1 सेंटीमीटर बचेगा ना, कुछ नहीं, मतलब 1 सेंटीमीटर। सेम बात यहां पर भी देखो λ2 वाले में, इसमें कलर चेंज करता हूं, ध्यान से देखना, ये प्लस 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 प्लस, डिस्टेंस कितना था? 10 सेंटीमीटर था, ठीक है। प्लस 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 प्लस, क्या ऐसे ऊपर की डायरेक्शन में धक्का देने वाली डायरेक्शन में आएगा E2? हाँ, धक्का देगा। अब देखो E2 के लिए भी फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, E2 इज इक्वल टू 2k λ2 डिवाइड बाय R2। R2 क्या होगा? ये डिस्टेंस होगा दोस्त, ये डिस्टेंस होगा R2। अब सोच, पूरा 30 में से निकाला 10, बचा कितना? बचा कितना मेरे भाई? बचा कितना? 20 सेंटीमीटर, ठीक है ना। 30 में से निकाला 10, तो ये बना 20 सेंटीमीटर। तो यहां तक का डिस्टेंस बेटा 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके ओके, तो देखो एज इट इज 2k λ2, यानी λ2 की वैल्यू 20 माइक्रोकुलम, तो ये 20 माइक्रोकुलम पर मीटर, डिनोमिनेटर में 10 सेंटीमीटर की जगह पे 20 सेंटीमीटर। ओके, 20 ऑल्सो कैंसल आउट, तो बचा 2k माइक्रोकुलम पर मीटर और डिनोमिनेटर में सेंटीमीटर। तुम्हें क्या समझ में आया? तुम्हें क्या समझ में आया?
तुम्हें क्या समझ में आया? कर दूंगा कन्वर्ट कर दूंगा, लेकिन मुझे बस इसीलिए नहीं कन्वर्ट करना था कि मुझे आपको यह दिखाना था कि ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को मार रही है, दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सेम है और अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, दोनों की वजह से। P पॉइंट है, P एक पॉइंट है जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी। हाँ, तो हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देख, हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो कि एक ऊपर वाली शीट थी ऐसे, ये λ1, इसकी वजह से ये P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड E, ओके, और ये नीचे वाली शीट थी 2 नंबरी, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे धक्का देने वाली डायरेक्शन में। अब हमने कैलकुलेट किया, वी फाउंड E1 is equal to E2, so at P point, ऐसे लिखते हैं, at P point E1 is equal to E2, so net electric field at a point P is equal to E1 minus E2 is equal to 0। ओ भाई, अगर नेट फील्ड हुई 0, सो यू कैन ऑल्सो राइट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय इलेक्ट्रॉन is F is equal to Q into E, Q is equal to minus E into E। अब लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 है, तो दोस्त हम क्या करें उसमें, तो फोर्स F is equal to 0, फोर्स F is equal to 0। पॉइंट की स्पेलिंग गलत है, POINT तो लिखा है बेटा, ये PO तो लिखा है। अब ये तो रहने दो, अब ये तो रहने दो। आया, समझ में आया क्या? इसके बाद टॉर्क वाला ही दोस्त, जो छोटे छोटे क्वेश्चन है उसके बाद टॉर्क वाला एक कंसेप्ट है, इसके बाद टॉर्क वाला ही कंसेप्ट है। ठीक है, ओके। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए, फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट्स ए बी सी। ए कहां पर है? चलो एक तुम्हें आसान देता हूं, फिर दूसरा बड़ा वाला मैं करता हूं। ये क्वेश्चन तुम करो, इसको ऊपर नीचे नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, ठीक है। ये क्वेश्चन तुम करो, फिर मैं दूसरा क्वेश्चन करता हूं। एक प्लस सिग्मा वाली और माइनस सिग्मा वाली सरफेस चार्ज डेंसिटी वाली क्या है, शीट है अपने पास ऐसे, ये प्लस चार्ज और ये माइनस चार्ज। माइनस चार्ज ये ना, हाँ माइनस चार्ज, माइनस सिग्मा। इसके बीच के पॉइंट पे, पी पॉइंट के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इसके बीच के पॉइंट पी के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। लीजिए बताओ कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो। तो ये पी ऐसे धक्का देने वाली डायरेक्शन में, जो 1 की वजह से होगा वो धक्का देने वाली डायरेक्शन में होगा E1, और ये नेगेटिव की वजह से होगा दोस्त, ये उसको अट्रैक्ट करने की डायरेक्शन में होगा, ये E2। सो कैन आई राइट E1 प्लस E2 दोनों सेम ही डायरेक्शन में, तो एट दैट पॉइंट, एट अ सेंटर पॉइंट, E नेट इज इक्वल टू E1 प्लस E2। और आपको याद हो तो सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होती है, सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इसका आंसर आ गया। वाह दोस्त वाह, तुमने भी आंसर कर दिखाया, बहुत बढ़िया, वाह वाह। डी का आएगा 0, क्यों भाई? अगर दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव होता ना तो ऑफकोर्स 0 होता, लेकिन एक सिग्मा पॉजिटिव, दूसरी माइनस सिग्मा वाला है। ध्यान से देखो, देखो ध्यान से दोस्त, देखो डी वाली अंजलि बेन, अंजलि बेन, अंजलि बेन तारक भाई मेहता। ठीक है, नेगेटिव है इस वजह से। अरे नेगेटिव है तो हमने डायरेक्शन ले ली ना, अब नेगेटिव साइन पुट करने की जरूरत नहीं है, हमने डायरेक्शन यूज कर ली।
नेगेटिव साइन नहीं पुट करनी है, बोला ना नेगेटिव चार्ज है इस वजह से खींचने वाली डायरेक्शन में, इस वजह से खींचने वाली डायरेक्शन में, तो मैंने डायरेक्शन कंसीडर तो कर ली। ये क्या हुआ? नहीं 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 नहीं, प्लीज प्लीज, अरे मुझे ये आती नहीं है चीजें। फंस गया, फंस गया, ये फंस गया सीएम, ये फंस गया। क्यों करवाते हो ऐसा काम, क्यों करवाते हो ऐसा काम? अरे यार, सागर सर प्लीज कम हियर, सागर सर प्लीज कम हियर, समथिंग इज सेंस पे हो गया कुछ। या हाँ कुछ नहीं हुआ, नहीं हो रहा सेटिंग। ये सेटिंग। सर एक काम कीजिए, हाँ बैक जाइए, बैक जाइए, बैक बैक। सर वो जो पैनल टू डिवाइस लिखा है भी कनेक्ट होता है, सागर सर को भेजते हैं। ला सर हाँ ठीक है ठीक है, गोली के लिए तो हाँ गोलू गोलू कर दूंगा, तुम तो पहले देखो। छुट्टी नहीं, छुट्टी नहीं यार, यार करवाओ यार, अलो अलो करने से क्या होगा यार, तुम बहुत नौटंकी हो भाई। तुम्हारी क्लास में कोई शैतानी वो वाली है क्या, शक्तियां हैं तुम्हारे पास की फक करके मारा, फूंक करके मारा और बोर्ड को मिटा डाला? क्या करवा देते हो यार तुम्हें, ये सब मत किया करो, फिर मेरे ऊपर इल्जाम आता है कि सर ने गलत कर दिया, ये कर दिया, ऐसा कुछ मत किया करो। कितना अच्छा क्वेश्चन करवा रहा था मैं, कितना अच्छा क्वेश्चन करवा रहा था मैं यार। क्या होता है पता चला, वो आया उससे पहले मैंने और बिगाड़ दिया वो आया उससे पहले मैंने और बिगाड़ दिया। अरे यार बताओ ना यार, आपको पता हो तो कैसे करते हैं इस बोर्ड को? काला जादू कर रहे हो, कोई तो होगा ना अंधेरी नगरी का काला राजा, कोई मेरा मेरा दोस्त भी होगा ना भाई, बुरी शक्तियां हैं तो अच्छी शक्तियां भी है ना, तो तुम हो ना उस शक्तियों में, अच्छी शक्तियों में, तो मुझे बताओ कैसे करते हैं इसको ठीक, ऊपर से अलो करो। बंद करके चालू कर दूं ये सबसे बेस्ट वे रहता है, पता है, कोई भी चीज खराब हो जाती है ना, कोई भी चीज खराब हो जाती है ना, सर बंद करके चालू करो तो। अरे नहीं सर, नहीं करना था, नहीं करना था। क्या करवा दिया तुमने यार, वापस जीरो से शुरू होगा, जीरो से शुरू नहीं, ये तो हो गया ना। सेंस कनेक्ट पे क्यों चले गए आप? हमारी क्लास में ना सागर सर ऐसी शक्तियां हैं कि जो मैं कुछ करता नहीं हूँ लेकिन फिर भी ऑटोमेटिकली चले जाता है। थैंक यू सागर सर, थैंक यू, थैंक यू। बोला काला बटन दिख रहा है हाँ दबा दिया, अरे नहीं दबाना था अरे नहीं दबाना था। चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू सागर सर, ठीक है यार। काला बटन दिख रहा है सर, सर वो बटन दिख रहा है जिससे स्विच ऑन स्विच ऑफ होता है, मैंने बोला हाँ दबा दिया, अरे सर वो नहीं दबाना था अरे सर वो नहीं दबाना था। सागर सर जिंदाबाद चलो ठीक है, आ जाओ। ये एक क्वेश्चन होमवर्क में दे देता हूं दोस्त, ठीक है, 2024 का क्वेश्चन है, इसको होमवर्क पे दे रहा हूं, बन जाएगा तुमसे, मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है ये बन जाएगा, ठीक है। अब एकदम आखिरी आखिरी टॉपिक बच रहा है, ध्यान से देख, एकदम आखिरी आखिरी क्वेश्चन बच रहा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म फील्ड। देखना क्या चीज है ये क्या चीज है, सुनना मेरी बात सुनना पहले, मैं बहुत प्यार से ये चीज बता रहा हूं,
ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्या है दोस्त ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इस फील्ड में मैं एक डाइपोल रखता हूं, ठीक है, एक ऐसे डाइपोल रखता हूं, ध्यान से देखना है डाइपोल जो एंगल बना रही है थीटा। ये डाइपोल किस किस को याद है कि डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू Q इंटू 2A लिखते थे, किस किस को ये चीज याद है, ठीक है। एक्चुअल में डाइपोल किसकी बनी हुई होती है सर, एक्चुअल में ये डाइपोल बनी होती है नेगेटिव चार्ज Q और पॉजिटिव चार्ज Q की, ऐसी ही तो होती है ये डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक फील्ड E है तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इस नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा कुछ अपोजिट डायरेक्शन में, और पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो वी कैन राइट QE जितना फोर्स लग रहा है राइटवर्ड डायरेक्शन में, और नेगेटिव चार्ज के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा QE जितना। तो कोई पूछे दोस्त इसमें कि नेट फोर्स ऑन डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम लिखेंगे फोर्स ऑन अ पॉजिटिव चार्ज और फोर्स ऑन अ नेगेटिव चार्ज, ये दोनों मिल के जीरो बन जाएगा। क्यों बेटा, क्यों ऐसा, क्यों? क्योंकि देखो ना, एक ऐसे घुमा रहा है, एक ऐसे घुमा रहा है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, इस वजह से तो नेट फोर्स जीरो ऑलवेज, याद रहे ये बात, ऑलवेज जीरो, ठीक है। यही बात को लिखा है, कैन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, ये चीज हमें याद है, प्लस Q और माइनस Q सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस 2a, ये भी चीज याद है। फिर लिखना है नाउ प्लेस दिस डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड देन यू विल फाउंड द नेट फोर्स ऑन अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो। व्हाई? बिकॉज़ प्लस चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज द फोर्स ऑन इट इज इन अपोजिट डायरेक्शन एंड सेम इन मैग्नीट्यूड, दैट्स व्हाई वी विल फाउंड द नेट फोर्स इज जीरो। या क्रेजी गाइस, क्रेजी, ठीक है, बढ़िया। अब सुनो, तुम्हें पता है अगर एक ऐसे खींच रहा है और एक ऐसे खींच रहा है, जस्ट लाइक अ साइकिल का पेंडल, घूम जाएगा ये, ऐसे घूम जाएगा ये, होता है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस चार्ज के ऊपर ऐसे फोर्स लगाएगी, नेगेटिव चार्ज के ऊपर ऐसे धक्का देने वाली ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाएगी, ठीक है, ऐसे फोर्स घुमा देगी, फोर्स इसको घुमा देगी। तो एक तरीके से यहां पर एक रोटेशनल इफेक्ट आ रही है। क्या आ रही है? रोटेशनल इफेक्ट आ रही है। क्या समझा? कपल फोर्सेस पढ़ा था कभी, आपको याद है? मैंने क्लास 11th में पढ़ाया था रोटेशनल मोशन में कपल फोर्स, कुछ वैसी घटना, साइकिल के पेंडल जैसी घटना, जैसे स्टीयरिंग होते हैं ना, स्टीयरिंग जैसी घटना कि एक ऐसे अपर डायरेक्शन में एक लोअर डायरेक्शन में से करके घुमा दिया, तो वैसी घटना यहां पर भी बन रही है, ठीक है, वैसी घटना यहां पर भी बन रही है, ध्यान से देखना। नेट टॉर्क कैन बी राइट एज अ टॉर्क ऑन अ पॉजिटिव चार्ज प्लस टॉर्क ऑन अ नेगेटिव चार्ज, टॉर्क ऑन अ पॉजिटिव चार्ज, टॉर्क ऑन अ नेगेटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो टॉर्क लगेगा, कैन आई राइट फोर्स F इज इक्वल टू Q, और ये R परपेंडिकुलर, ये R परपेंडिकुलर हम लिख सकते हैं ऐसा, हाँ जी, ठीक है। इसको नेक्स्ट प्लेस पे करता हूं, मजा आ जाएगा तुम्हें, वरना तुम बोलोगे और सर, ठीक है, ध्यान से देखना। ये पूरा का पूरा डिस्टेंस है 2a, तो यहां तक का डिस्टेंस, ये इसके ऊपर लगने वाला फोर्स Q इंटू E, ये फोर्स F हो गया, और नेगेटिव चार्ज के ऊपर लगने वाला फोर्स F इज इक्वल टू QE हो गया। ओके, ये इतना A, इतना भी A, ठीक है, ठीक है। अब सुनो, याद हो तो टॉर्क होता क्या था? टॉर्क टो इज इक्वल टू, मतलब टॉर्क की इक्वेशन तो हम लिखेंगे, लेकिन किस किस के ऊपर लग रहा है? पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। क्या ये ऐसे घुमाना चाहता है? ये वाला फोर्स है वो इसको ऐसे घुमाना चाहता है, और ये भी इसको ऐसे घुमाना चाहता है, तो दोनों का ओरिएंटेशन कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज है ना, क्लॉकवाइज है, ठीक है, ये क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज, तो दोनों ऐड किए जाएंगे, दोनों के दोनों ऐड किए जाएंगे। ओके, अब ध्यान से देख, क्या है बात, क्या है बात, सुनना। ये डिस्टेंस A, ये एंगल मान लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड ने यहां से एंगल बना दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड ने एंगल बनाया इस डाइपोल के साथ थीटा, तो कैन आई राइट टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस A, और उसका भी ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट यानी साइन थीटा, साइन थीटा। किसी को याद ना हो तो लिख देता हूं कि टॉर्क टो इज इक्वल टू एफ आर कोस थीटा होता था, ऐसे टॉर्क की डायरेक्शन के साथ लिखा ना, तो टॉर्क टो इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ होता था, आर क्रॉस एफ होता था। और अगर कोई मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखे तो आर एफ साइन थीटा लिखते थे इसको,
आर एफ साइन थीटा लिखते थे इसको, याद आया? ठीक है सर, तो ये एफ ए साइन थीटा। सेम बात दूसरे के लिए भी, एफ ए साइन थीटा आएगा। अब एफ की वैल्यू क्या है बेटा, एफ की वैल्यू क्या है, दोनों को मिला दूं बेटा तो 2fa। दोनों की डायरेक्शन देखना, फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, लेकिन टॉर्क का दोनों का ओरिएंटेशन सेम आया, इस वजह से दोनों के दोनों जुड़ गए, तो 2fa साइन थीटा। एफ की वैल्यू कितनी बेटा, 2q इंटू ई जितनी, तो 2qa इंटू करके साइन थीटा, ये साइन थीटा। अब ध्यान से देखो, q को एज इट इज रहने दो, ये 2a लिख लीजिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को e लिख लीजिए, ये साइन थीटा। क्या मिला तुम्हें, ये मिली डाइपोल मोमेंट, ये मिली डाइपोल मोमेंट p, तो p e साइन थीटा। सो यू कैन ऑल्सो राइट टॉर्क इज इक्वल टू, टॉर्क इज इक्वल टू p e साइन थीटा। और इसका वेक्टर फॉर्म भी लिख सकता हूं, टॉर्क टो इज इक्वल टू P क्रॉस C, P क्रॉस C। देख लो ध्यान से, देख लो ध्यान से, क्या समझ आया, समझ आया, समझ आया पक्का? क्यू कहां से आया, ओ भाई फोर्स F, ये रहा ना फोर्स F, छुपा रिश्तम F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल के बीच का एंगल है, ठीक है। थीटा क्या है, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है, ठीक है। पी क्रॉस ई ही लिखते हैं, ई क्रॉस पी तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी बेटा, उल्टा हो जाएगा, हाँ उल्टा हो जाएगा, याद रखना। खत्म हो गया। अब इसके डिफरेंट डिफरेंट केसेस बता सकता हूं, इसकी एप्लीकेशन बता सकता हूं, जैसे कि अभी आपने लिखा टॉर्क टी इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। अब देखना बहुत सारे केसेस बताता हूं, उनमें से छोटी छोटी बात, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन में ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन में ही है, ठीक है। पहले केस में डाइपोल इन्हीं की डायरेक्शन में है, दूसरे केस में डाइपोल 90 डिग्री बना रही है, तीसरे केस में डाइपोल अपोजिट डायरेक्शन में है। बताओ ध्यान से, बताओ ध्यान से, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। कैन आई राइट टॉर्क टो इज इक्वल टू पीई कोस 0, कोस 0 की वैल्यू, ओह कोस कहां से आया, साइन 0, साइन 0 की वैल्यू 0, तो टॉर्क मिला 0। टॉर्क टी इज इक्वल, टॉर्क टो इज इक्वल टू पीई साइन 90, साइन 90 की वैल्यू बेटा होती है 1, तो ये हो जाएगा प्लस में पीई। मैक्सिमम टॉर्क हमें इस केस में मिला है। तीसरा केस, टॉर्क टो इज इक्वल टू पीई साइन 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री की वैल्यू अगर आपको पता हो तो बता दूं 0 होती है, बन गया। अरे -1 किसने, मारूंगा बेटा -1, -1 किसने की, 0 होती है, 0 होती है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट केसेस भी बता दिया, डिफरेंट डिफरेंट केसेस भी मैंने बता दिए इसी इक्वेशन पर बेस्ड, इसी इक्वेशन पर बेस्ड, ठीक है ओके। जहां पर टॉर्क 0 उसको रोटेशनल इक्विलिब्रियम कहा जाता है, याद रखना। क्या बोलेंगे इसको, रोटेशनल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। ओह स्पेलिंग मिस्टेक, ऐसे ऐसे दिमाग लगा लूंगा, ऐसे दिमाग लगा लूंगा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक है। अब एक चीज है यहां पर कि अगर थीटा 180 डिग्री पे, ये जब थीटा 180 डिग्री पे जब ये इक्विलिब्रियम क्रिएट करते हैं ना, उसको अनस्टेबल बोलते हैं। अब ये अनस्टेबल क्यों है और ये स्टेबल इक्विलिब्रियम क्यों है, वो आपको चैप्टर नंबर 2 में पता चलेगा, लेकिन अभी के लिए छोटा छोटा याद रख लो तो काम का है। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम 0 डिग्री पे, ये अनस्टेबल, कि डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में रहना चाहती है। मतलब ये कैसा है पता है, अगर इस डायरेक्शन में फ्लो है ना, इस डायरेक्शन में हवा या पानी बह रहा है ना, तो डाइपोल क्या कर रही है, उसी डायरेक्शन में रहना चाहती है। अगर ऐसे ऐसे तो अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो है इक्विलिब्रियम में, लेकिन थोड़ा सा झटका दे दोगे तो घूम के वापस स्टेबल वाली डायरेक्शन में रहना चाहती है। याद रहेगा, याद रहेगा ये, ओके ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लो क्वेश्चन करके दिखाओ।
एक क्वेश्चन करके दिखाओ, बस पढ़ने वाले क्वेश्चन से। असरेशन, व्हेन द इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट फोर्स ऑन इट विल बी जीरो। विल बी जीरो, क्या बात सच है? मेरे ख्याल से ये बात सच है, लेकिन आपका क्या कहना है आप खुद बताओ। फोर्स ऑन द constitute charges of the dipole will be equal in opposite direction, that's why zero, that's why zero। जीरो है मतलब ऑप्शन ए आ जाएगा, दोनों बात सच है, ऑप्शन भी सही है और उसका रीजन भी सही है, उसका रीजन भी सही है, इसी वजह से नेट फोर्स जीरो होगा। ठीक है, बढ़िया है। ओके, अब एक शानदार क्वेश्चन सीयूटी का करवाता हूं, दिमाग लगाना। शानदार क्वेश्चन एक सीयूटी का करवाता हूं, आखिरी क्वेश्चन, फिर एक अनकही बात बता दूंगा और फिर क्लास को एंड कर दूंगा। लीजिए, सीयूटी 2023 का क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो हमें हर एक स्टेटमेंट को पढ़ना है, फिर ये ऑप्शन है इसके, इनमें से कौन सी बात सच है वो देखना है। ये सीयूटी की खास बात है कि वो सारे स्टेटमेंट पढ़वाएगी और उसमें से तुम्हें बताएगी कौन सा सही है, आइडेंटिफाई करो। तो ध्यान से देखो कि डाइपोल फील्ड डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस एंड ऑल्सो एंगल बिटवीन द पोजिशन वेक्टर एंड द डाइपोल मोमेंट। क्या ये बात सही है? मेरे ख्याल से सही है। जैसे लिखते हैं ना, टॉर्क इज इक्वल टू पीई साइन थीटा, ये बात तो सही है। एंगल पे भी डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है, हर चीज पे डिपेंड करता है। डाइपोल फील्ड डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस एंड डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे यहां पर डाइपोल रखी हुई है तो इससे कुछ इस डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, किसी एंगल पे कितनी होगी, ये पूछा है। तो मेरे ख्याल से ए सही बोल रहा है। बी वाला बंदा क्या बोल रहा है, बबीता जी क्या बोल रही है, पढ़ते हैं। कोम्स मतलब कि ये कंगा जो कि है चुराया हुआ, रन्स थ्रू अ ड्राई हेयर अक्वायर अ चार्ज थ्रू द फ्रिक्शन। ये बात भी सही है, अगर कंगे को माथे पे घिसते और फिर कागज के टुकड़े के पास में लेके जाते तो ये अट्रैक्ट करता है कागज के टुकड़े को, तो ये बात भी सच है ना, बताते चलना, तुम बताते चलना। इट्स सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ अ प्लेट पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्लेट। क्या ये बात आपको सही लग रही है कि गलत लग रही है, एक बार बताओ। सी वाली बात सही लग रही है या गलत लग रही है, बता। सी की बातें सी ही जाने, सी की बातें सी ही जाने, सी की बातें। फॉल्स, गलत है। टूवर्ड्स नहीं होता है, अवे होता है, तो ये फॉल्स। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस कैन नॉट फॉर्म क्लोज लूप। क्या ये बात सच है? हाँ जी यार, बात तो ये सच है, ये क्लोज लूप नहीं बनाती है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल एक्सपीरियंस अ टॉर्क एंड अ नेट फोर्स ऑल्सो। नेट फोर्स नहीं होता यार, नेट फोर्स तो हमेशा जीरो ही होता है, तो नेट फोर्स नहीं मिलेगा आपको, ये बात गलत हो गई यार, बाकी ये भी सही था। तो मेरे ख्याल से ए, बी और डी वाले ऑप्शन चेक करने चाहिए, ए बी और डी वाले, ए बी डी ऑप्शन ए, ए बी डी ऑप्शन ए आया समझ में? ए बी डी सही होगा, ए बी डी सही होगा, क्लोज लूप नहीं बनाएगा ना, ये वाला स्टेटमेंट भी सही है, ए बी डी सही है पक्का। ओके बढ़िया। अब देखो एक लास्ट में एक चीज बात बता दी ना कि फोर्स लगेगा, ये मैं इसको क्लेरिफाई कर देता हूं, कि टॉर्क एंड नेट फोर्स ऑल्सो, कुछ नेट फोर्स जरूर होगा। ये यूनिफॉर्म फील्ड की बात की इन्होंने, ये गलत है। अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड होती ना तो हम बता सकते थे। तो याद रखना, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में क्या होता है, जैसे कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसी फील्ड लाइन है, यहां से नजदीक, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है, ठीक है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है दोस्त। तो अगर डाइपोल को ऐसी डायरेक्शन में रखोगे ना, ऐसे रखोगे दोस्त, तो नेगेटिव के ऊपर लगने वाला फोर्स और पॉजिटिव के ऊपर लगने वाला फोर्स अलग अलग होगा, ठीक है। नेगेटिव के ऊपर लगने वाला फोर्स अलग होगा और पॉजिटिव पे लगने वाला फोर्स अलग होगा। तो याद रखना F1
या एफ पॉजिटिव, एफ पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड इज नॉट इक्वल टू एफ नेगेटिव का मैग्नीट्यूड। इस वजह से हम बोलेंगे कि नेट फोर्स कभी जीरो नहीं होगा इस केस में। टॉर्क हो सकता है कि अगर ये एग्जैक्ट इसी डायरेक्शन में अलाइन हो जाए तो नेट फोर्स एक्स ऑन अ डाइपोल, मतलब ये फोर्स तो लगेगा ही लगेगा। इट्स एक्सपीरियंस अ डिफरेंट फोर्स F1 and F2, इट एक्सपीरियंस डिफरेंट फोर्स F1 and F2, दैट्स व्हाई यू विल फाउंड अ नेट फोर्स समथिंग, नॉट जीरो, समथिंग। नेट फोर्स आपको जीरो नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ मिलेगा ही मिलेगा। याद रहेगी ये चीज। बस यही था पूरे चैप्टर की कहानी, यही थी पूरे चैप्टर की कहानी। अब पिथ बॉल प्रॉब्लम मेरे ख्याल से बचा हुआ पार्ट है, जिसको इसमें डाउट थे, मतलब 2-3 बच्चे ऐसे थे कि जिसने पिथ बॉल प्रॉब्लम के ऊपर क्वेश्चन मुझसे पूछे थे, तो मेजोरिटी मैंने उनके क्वेश्चन है वो सोल्व वहीं पे कर दिए थे। लेकिन फिर भी मुझे एक बार इच्छा हुई कि अगर किसी को ज्यादा डाउट आ रहा है तो मैं क्लास पे एक बार समझा देता हूं। बस मुझे 5 मिनट चाहिए, 5 मिनट समझा के ये चैप्टर को और ये आज के लेक्चर को दोनों को समाप्त कर दूंगा। क्या मतलब आप परमिशन दोगे कि लास्ट वाला पार्ट में निपटा दूं? ठीक है, पूरा कर दूं? ठीक है। अंशिका सोनकर जी का बता रहा है कि हाँ सर कर दीजिए। मतलब बस एक लास्ट 5 मिनट चाहिए मुझे आपकी, ठीक है, 5 मिनट चाहिए मुझे आपकी, ठीक है, 5 मिनट, बस 5 मिनट। पांच मिनट। आज थोड़ा बोर्ड भी अलग है और थोड़ा रूम भी अलग है और थोड़ा मैं परेशानी में था, इस वजह से माफ करना अगर कोई जल्दबाजी हो गई हो तो। हाँ, थोड़ा परेशानी में था इस वजह से, ठीक है। मतलब इंस्टाग्राम पे बहुत सारे बच्चे ने ये मुझे पहले ही भेज दिया था क्वेश्चन की फोटो लेके कि सर ये पिथ बॉल वाला क्वेश्चन नहीं हुआ, तो मैंने उनको सोल्व करके भेज भी दिया, क्वेश्चन भी मतलब वॉइस नोट भी भेज दिया था। अगर कोई बच्चों का फिर भी कुछ हो तो आप शेयर कर देना, सीधा इंस्टाग्राम पे आप शेयर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इंस्टाग्राम आईडी यही वाली, रवि.वनरा वाली जो भी इंस्टाग्राम आईडी है ना, इस पे आप जा सकते हो, आप मुझे शेयर कर सकते हो। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। देखो पिथ बॉल प्रॉब्लम समझाता हूं, सुनना। पिथ बॉल प्रॉब्लम क्या था, हमने समझा था कि सर दो चार्ज पार्टिकल के ऊपर दो चार्ज पार्टिकल है, रस्सी से बंधे हुए हैं, एक दूसरे से दूर दूर होंगे, इसका चार्ज क्यू होगा, मास एम होगा, चार्ज क्यू होगा, मास एम होगा। आइडेंटिकल एंगल बनाते हैं अगर दोनों चार्ज, दोनों पार्टिकल है आइडेंटिकल है तो, ठीक है। ये एंगल हमने बताया था कि दिस एंगल इज थीटा, ओके सर। अब कौन कौन से फोर्स लगेंगे वो एक बार समझ लेते हैं। तो चार्ज क्यू के ऊपर लगने वाला फोर्स, इसका मास की वजह से mg नीचे की डायरेक्शन में, यहां पर भी mg नीचे की डायरेक्शन में। अब मैं क्या करता हूं पता है, ये दोनों फोर्स दोनों की जगह, मतलब जो भी फोर्स मैं लिखूंगा वो यहां पर भी लगेंगे और यहां पर भी लगेंगे। जैसे कि मैं बात करूं कि दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा F, हाँ F लगेगा, ये कॉमन सेंस है बेटा। ये F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, इसका मैग्नीट्यूड भी बता सकता हूं, जैसे कि इसकी लेंथ बेटा L दे रखी है, ठीक है। और इसको, इस पूरे डिस्टेंस को हम पिंकी कलर से लिख देता हूं, ये डिस्टेंस है बेटा x। तो मैं ये फोर्स भी बता सकता हूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F इज इक्वल टू k q स्क्वायर डिवाइड बाय x का स्क्वायर। ये बात भी पता है हमें, ये बात भी पता है हमें। और चाहो तो मैं ये डिस्टेंस भी निकाल सकता हूं, जैसे कि आइडेंटिकल तरीके से ये x/2 होगा और ये भी x/2 होगा। हाँ, तो मैं अगर ऐसा एंगल बनाऊं, ध्यान से देखना, ये लेंथ L है, ये पढ़ाई हुई बात है, इस वजह से मैं सीधा डायरेक्ट ही उठा रहा हूं। ये थीटा है और ये x/2 है, तो अगर मैं साइन थीटा यूज करूंगा, ध्यान से देख, जैसे साइन थीटा यूज करूंगा तो साइन थीटा इज इक्वल टू सामने वाला x/2 और ये आ जाएगी लेंथ L, तो x की वैल्यू भी आपको मिल जाएगी यहां से 2L साइन थीटा, 2L साइन थीटा, ऐसे x की वैल्यू भी मिल जाएगी। खैर मुझे अभी नहीं, अभी उसके बात नहीं करनी है, तो ऐसे फोर्स की इक्वेशन मिल जाएगी और x की इक्वेशन भी मिल जाएगी। अब रस्सी से टंगा हुआ ना बेटा, तो रस्सी में भी तो एक टेंशन फोर्स आएगा, रस्सी में भी तो एक टेंशन फोर्स आएगा, तो रस्सी में आने वाला फोर्स यानी टेंशन फोर्स T, टेंशन फोर्स T। अब ध्यान से देखो और इसकी एफबीडी बनाओ, देखो ये थीटा और ये z बना रहा है, तो क्या ये भी थीटा होगा, ये थीटा ये z बना रहा है, तो क्या ये भी थीटा होगा। तो अगर यहां पर एनालिसिस करते हैं तब ध्यान से देखना, ये टेंशन फोर्स T, एंगल बना थीटा, एंगल बना थीटा, ये फोर्स F नीचे की डायरेक्शन में mg। कंपोनेंट लीजिए इसके, तो ऊपर वाला कंपोनेंट पास वाला यानी T कोस थीटा, नीचे वाले mg को बैलेंस आउट कर रहा है। ये F सामने वाली डायरेक्शन में F, पीछे की डायरेक्शन में कौन लग रहा है, T का साइन कंपोनेंट T साइन थीटा। हाँ जी,
अब बैलेंस आउट करो तो टी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ, बैलेंस आउट करो टी कोस थीटा इज इक्वल टू एम जी, रेशियो ले लो दोनों का तो टेन थीटा इज इक्वल टू एफ बाई एम जी, एफ बाई एम जी। हो गया, हो गया। एफ की वैल्यू लिखना चाहो तब भी आप लिख सकते हो। एक मिनट, हेलो, कौन था भाई ये? चलो ठीक है, ठीक है। तो याद रखना थीटा किस पे डिपेंड करता है? मास पे डिपेंड करता है और चार्ज पे डिपेंड करता है। मास पे डिपेंड करता है और चार्ज पे डिपेंड करता है। मास पे डिपेंड करता है और चार्ज पे डिपेंड करता है। ये तुम्हें कभी कभी दिख जाएगा बेटा क्वेश्चन, एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा, कोई रेफरेंस बुक सोल्व करोगे तब मिल जाएगा, शायद पीसीपी में भी ऐसा एक आध क्वेश्चन ऐड किया होगा, तो कभी आप खुद से करोगे तो ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे, ठीक है? ओके, तो डरना नहीं, हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चंस, कोई भयंकर क्वेश्चन नहीं है, आराम से हो जाएंगे, आराम से हो जाएंगे। याद रखना बेटा, देखो अगर दोनों का मास अलग अलग हुआ तो ये एंगल चेंज कर जाएगा। याद रखना दोनों का मास अलग अलग हुआ तो ये चेंज कर जाएगा। थीटा सिर्फ और सिर्फ मास पे डिपेंड करता है क्योंकि चार्ज तो दोनों में आएंगे। टेन थीटा की इक्वेशन यहां पर भी वही है, फोर्स डिवाइड बाय mg, यहां पर भी वही है, फोर्स डिवाइड बाय mg, तो ये रिपल्सिव फोर्स तो दोनों में सेम सेम ही रहेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो दोनों में सेम सेम ही रहेगा, लेकिन ये mg दोनों में अलग हो जाएगा। अगर यहां पर m1g ज्यादा होगा, m2g कम होगा, तो ये थीटा वन कुछ इस हिसाब से वेरी करेगा। तो हमेशा याद रखना कि mg पे डिपेंडेंसी रहेगी, mg पे डिपेंडेंसी रहेगी। अगर मास अनइक्वल है तो थीटा चेंज कर जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन मैंने ही बनाया हुआ है कि चार्ज कुछ भी हो, चार्ज पे देखना नहीं है थीटा की बात, चार्ज अगर दोनों अनइक्वल भी हो तब भी थीटा सेम हो सकता है। ये चार्ज इक्वल हो तब भी थीटा सेम, तब भी थीटा सेम, चार्ज अनइक्वल हो तब भी थीटा सेम। हमें डिपेंडेंसी किस पे, मतलब याद रखना इसकी डिपेंडेंसी किस पे, मास पे है, क्योंकि मास mg कंपोनेंट दोनों का अलग अलग है, वो फोर्स F तो दोनों में सेम ही लग रहा है, ठीक है? तो याद रखना दोस्त कि मास पे इसकी डिपेंडेंसी रहेगी। अगर मास अनइक्वल तो थीटा अनइक्वल। इसका डायग्राम भी देख लीजिए अच्छे से, इसका डायग्राम भी देख लीजिए अच्छे से, मैं ड्रॉ करके लाया था, ड्रॉ करके लाया था। अब एक आखिरी बात और आखिरी क्वेश्चन, एक आखिरी बात और आखिरी क्वेश्चन, क्या हो अगर मैं पूरी की पूरी सिस्टम को ग्रेविटी फ्री स्पेस में रख दूं, तब क्या होगा? एंगल कितना बनेगा ग्रेविटी फ्री स्पेस में रख दूं तो? देखो, जब मास इक्वल तब भी थीटा सेम, फिर मास अनइक्वल, ये देखो यहां पर चार्ज अनइक्वल है, Q1 Q2 है, तब भी एंगल सेम, ठीक है? जैसे ही मास चेंज किया दोस्त, ये एंगल चेंज हो जाएगा अल्फा। जिसका मास ज्यादा होता है ना, जिसका मास ज्यादा होता है वहां पर एंगल छोटा बनता है। अगर m1 ज्यादा है m2 से तो यहां पर अल्फा है बेटा, वो छोटा बनेगा किससे? बीटा से। याद रहे ये बात, ठीक है? याद रहे बात। अगर ग्रेविटी फ्री फेस में लिख रहे हो तो m1g और m2g तो जीरो हो जाएगा बेटा, क्योंकि वहां पर ग्रेविटी फ्री स्पेस में तो ये mg फोर्स लगेगा ही नहीं। तो दोनों रिपल्सिव फोर्स की वजह से एकदम दूर दूर चले जाएंगे, जितना हो सके उतना दूर दूर चले जाएंगे, तो ये एंगल बन जाएगा 180 डिग्री, मतलब ये पूरा एंगल बन जाएगा 180 डिग्री। याद रहे ये बात, ठीक है? याद रहे ये बात, ये दूर दूर भाग जाएंगे, ठीक है? दूर दूर भाग जाएंगे। चलो ठीक है, मतलब आज की क्लास में मैंने क्या क्या पढ़ा है एक बार फटाक से रिवीजन करवा देता हूं। आज की क्लास में क्या क्या पढ़ा है, देखो शुरुआत की थी मैंने पिछले क्वेश्चन से। मैंने पिछला क्वेश्चन याद करवाया था, गोस लॉ याद करवाया था। गोस लॉ के बाद मैंने ये एप्लीकेशन बताई कि आज की क्लास में ये पढ़ने वाले हैं। तो शुरुआत कर दी थी हमने कंडक्टिंग शीट से, अगर नॉन कंडक्टिंग है तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, कंडक्टिंग है तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन। डेरिवेशन तुम्हारे सामने है, 2024 में पूछा गया था। फिर हमने कहा ये कंडक्टिंग स्फीयर बोलो, कंडक्टिंग शेल बोलो, या फिर नॉन कंडक्टिंग शेल बोलो, इन सभी के लिए सेम। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर सिलेबस से हट गया है तो टेंशन मत लेना, ठीक है? तो इनसाइड के लिए 0 मिला, आउटसाइड के लिए KQ बाय R स्क्वायर मिला है, छोटा r स्क्वायर, ठीक है? इसका ग्राफ भी हमने अच्छे से ड्रॉ किया, ये रहा उसका ग्राफ, ये लीनियरली घटता हुआ आउटसाइड के लिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में
आर स्क्वायर है, इस वजह से। ओके, इस पर बेस्ड हमने छोटे छोटे क्वेश्चंस किए, ये क्वेश्चन देखते जाना, ये क्वेश्चंस देखते जाना। ये क्वेश्चन मैंने होमवर्क में भी दिया, एक क्वेश्चन मैंने आपसे करवाया था यहीं पे, और लास्ट में पढ़ा था हमने डेरिवेशन, एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, इसको भी स्टार मार्क लगा लेना। 2027 में पूछे जाने की संभावनाएं होगी, पूछे जाने की संभावनाएं होगी, ठीक है। तो डेरिवेशन काम का था, आगे के जो डेरिवेशन समझाए वो भी काम के थे। तो इन शॉर्ट मैंने 3 से 4 डेरिवेशन आज की क्लास में करवाए हैं 4 डेरिवेशन, और ये डिफरेंट केसेस भी एक बार देख लीजिएगा। बस फिर तो लास्ट में क्वेश्चन ही करवाए, ही करवाए, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म वाला भी छोटा कंसेप्ट पढ़ा दिया, पिथबोल वाला भी बात बता दी। तो बस यही था इस चैप्टर में। अब कुछ ऐसी कोई भयंकर बात बच नहीं रही है कि जो बतानी है और रह जा रही है। मेजरली चीज बता दी। एक रिंग वाला डेरिवेशन है, लेकिन वो मोस्टली हट गया है, मतलब एनसीईआरटी में मैंने नहीं देखा है। कोई ऐसे बच्चे वो बोर्ड्स के हों, कोई अलग बोर्ड से, आरबीएससी, जीएसएबी, बिहार बोर्ड से, महाराष्ट्र बोर्ड से, तो एक बार मैसेज करना मुझे कि आपकी किताब में कोई ऐसी चीज हो कि जो एनसीईआरटी में ना हो, तो मैं उसको भी कवर कर लूंगा, ठीक है। लेकिन मतलब मेजॉरिटी चीज मैंने कवर कर ली, मुझे ऐसा लग रहा है। फिर भी कोई चीज ऐसी छूट रही हो तो मुझे बता देना। मोस्टली मुझे पता है तब तक सारी चीज कवर हो चुकी है। डेरिवेशन ज्यादा नहीं करवा रहा हूँ, जितने एनसीईआरटी में दे रखा है स्टिक होकर उतने ही बता रहा हूँ। बेटा इसमें खुश हो जाओ, बाकी फॉर्मूला याद रखो, एप्लीकेशन याद रखो, और याद रखना कि इस संडे को आपकी टेस्ट होगी, संडे को आपकी टेस्ट होगी, संडे टेस्ट चैप्टर 1, ठीक है। चैप्टर 1 की टेस्ट होगी, तैयार रहना बेटा, इसके लिए तैयार रहना। 10 एमसीक्यू होंगे, शायद 10 एमसीक्यू होंगे, तैयार रहना, अच्छे से प्रिपरेशन करना। बाकी कुछ भी आपको हो तो बता देना। हाँ, यही था आज की क्लास की बात। एक बार अच्छी सी फोटो खींचनी हो तो खींच लो, अच्छा लगता है कभी कभी। क्यों पता है? क्योंकि चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया ना हमारा। तो यहां पर मैं लिख देता हूं चैप्टर 1 कंप्लीट, ऐसे कभी कभी अच्छा लग जाता है। मतलब इस चीज से फायदा क्या होता है पता है? पूरे